हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस मोरेना। मैं विवेक रजक आपके सामने एक बार फिर से आज मैथ पढ़ाने जा रहा हूं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने मैथमेटिक्स में 1.1 और 1.2 चालू कर दिया। 1.2 में कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज चालू करने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि अपने यहाँ से भी जो रिज़ल्ट आया अभी 10th क्लास के एमपी बोर्ड का, वो अपने भी यहाँ से अपने बच्चों का रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा गया है। 96% यहाँ से अपने कोचिंग के बच्चों का गया है। 2 बच्चे 96% लाए अपने सब्जेक्ट में और एक बच्चा 95, और नीचे ऐसे ही जाते गए 92 93 ऐसे ही गए। तो 96 2 बच्चों का आए हैं, मानसी वर्मा और विवेक कौशल जी। और उसके बाद अपना गिरिराज नागर जी आए हैं अपने 95, और उसके बाद पारा जी यानी कि विकास पारा जी 92 आए हैं। ऐसे ही बच्चे अपने आते गए हैं और अच्छा दिया उन्होंने रिज़ल्ट। आई होप इस साल भी ऐसे ही मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा और अच्छा मिलेगा। तो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप लोगों को 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने देखा 12, 15 और 21 यानी 21। इसके हमें क्या निकालने हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन मैंने पहला लिया 12, 15 और 21। तो यहाँ से मैंने देखा इसके गुणनखंड विधि द्वारा देखना है, तो 12 रख दिया मैंने, ऐसे ही 15 को रख दिया गुणनखंड करने हमें। तो गुणनखंड विधि से कहा है तो तीनों को हमने गुणनखंड में रख दिया। उसके बाद जो कटती है तो ये 2 से कट रही है, 2 से हमने इसको डिवाइड किया तो ये 6 बार गया। 2 से फिर डिवाइड किया तो ये 3 बार हुआ, और ये फिर 3 से 3 1 बार। ऐसे ही ये अब 3 से काटा मैंने इसको तो 5 बार, 5 से काटा 1 बार। अब यहाँ भी मैंने ऐसे ही 3 से काटा 7 बार, 7 से काटा 1 बार। ऐसे सबसे पहले तो हमें इसके फ्रैक्शन करने हैं, यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर। उसके बाद इसको हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो सबसे पहले ये पहली संख्या, इसके अपने फैक्टर हुए हैं अपने 2, 2, 3, यानी ये गुणनखंड हो गए। उसके बाद दूसरी संख्या 15, इसके भी गुणनखंड 3 × 5। ऐसे ही अगली संख्या 21 है तो इसके 3 × 7। अब सबसे पहले हमें क्या निकालने हैं, एचसीएफ निकालने हैं। तो एचसीएफ के लिए यानी कि 12, 15 और 21 का HCF, तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले अगर HCF निकालना है तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो सभी में कॉमन आता हो और जब सबसे अधिक बार आता हो। तो देखें हमें यहाँ पर 3 इस वाले में भी है, 3 अपनी इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो कॉमन इसमें क्या हो गया, 3 सभी में है। अब कोई संख्या कॉमन है ही नहीं, तो अपना यही इसका HCF हो गया। अब बात करें एलसीएम की, यानी इन्हीं का एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता है, तो HCF तो रहता ही है, जो HCF आता है वो, उसके बाद जो संख्या बचती हैं, क्या जो शेष बचती हैं, तो यहाँ ऊपर वाले में यानी 12 के फैक्टर में 2 × 2 बचा हुआ है, और 15 के में 5 बचा हुआ है, और 21 के में अपना 7 बचा हुआ है। तो इन सब का क्या हो गया, गुणनखंड। इन सब का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, और ये हो गया 60, और ये हो गया अपना टोटल 6 सत्ते 42, यानी कि 420। ये इसका हो गया एलसीएम। ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। तो इनको ऐसे ही हमें करना है। तो ये अपना क्या हो गया, एलसीएम, और यही इसका आंसर हो गया। तो आया होगा आपको समझ में, आई होप। और अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए, और कमेंट के ज़रिए बताइए नहीं आया तो समझ में। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो दूसरे क्वेश्चन की बात करें हम, तो यहाँ क्या है, पहली संख्या अपनी
पहली संख्या है अपनी 17, तो 17 का कोई फैक्टर नहीं होता है क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। तो 17 हमने क्या किया, 17 इंटू 1 यानी 17 ही रहती है 17 का। दूसरी संख्या अपनी 23, ये भी एक अभाज्य संख्या है, इसका भी कोई फैक्टर नहीं होता, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 23 एकम 23। ऐसे ही मैंने बात की 29, ये भी एक अभाज्य संख्या है, तो 29 इंटू 1 कोई फैक्टर नहीं होता है, तो एक का गुणा किसी में भी कर दो या भाग दे दो एक का, किसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, HCF। तो 17, 23 और 29 क्या 29, तो इसका क्या निकालना है का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें सबसे सब में कॉमन क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो एक तो सब में आ रहा है ना, तो इसका कॉमन फैक्टर 1 हो गया, ये इसका आंसर। ऐसे ही LCM निकालना है इन सब का, LCM क्या, इन सब का LCM क्या हो गया, तो LCM यानी कि ये एक का कोई मतलब नहीं, तो जो बचे हुए 17 इंटू 23 इंटू 29, तो इनका ये हो जाएगा अपना, इनका सबका गुणा कर लो। तो गुणा करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा अपना 23 नम्मा 29, इसका पहले हम गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा अपना 17 51 और 17 दूनी 34, तो 17 दूनी 34 और 51 यानी कि यहाँ पर 34 और 5 39, ये हो गया 9, और यहाँ से फिर इसका इंटू और कर दीजिए, तो ये हो जाएगा अपना 11 339। तो ये इसका क्या होगा, अपना LCM होगा, ये क्या होगा, इसका LCM होगा, और ये इसका आंसर। तो देखा आपने कितना सिंपल है क्वेश्चन नंबर 3। और ऐसे ही इसका थर्ड वन है, उसको आपको अपने होमवर्क के रूप में घर से करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के जरिए बताइए कि सर यहाँ से हमें ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा से बताऊँगा, डोंट वरी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको एग्ज़ाम में आता ही रहता है, तो इसको देखते हैं। आइए अभी क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है HCF 306 और 657, इन दोनों का HCF अपना 9 दिया हुआ, और इनका हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है 306 और 657 का। 306 और 657 का क्या निकालना है, हमें LCM निकालना है। तो आप लोगों को अभी ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि हर बार क्वेश्चन में आता ही रहता है, संख्याएं चेंज हो सकती हैं बट क्वेश्चन इसी तरीके का आता है और आया है। तो इसको कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो आप लोगों को संख्या दी हुई है, क्या दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है, 306 और 657 का HCF ये कितना दिया है, 9 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, 306 और 657 का LCM हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप लोगों को ये सूत्र मालूम होगा। ये देखिए, हम सबसे पहले ये क्वेश्चन हमें ये सूत्र याद होना चाहिए। तो अपना एक सूत्र है, हम जानते हैं कि, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का LCM इंटू HCF, दोनों संख्याओं का LCM और HCF दी हुई संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ये हमें ज्ञात है, ये हम जानते हैं। तो मैंने बताया कि LCM इंटू HCF यानी दोनों संख्याओं का LCM इंटू
HCF दोनों संख्याओं का LCM और इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या यानी दी हुई संख्याओं का गुणनफल, यानी दी हुई संख्या यानी कि पहली संख्या अपनी है 306 और दूसरी संख्या अपनी 657, दोनों संख्याओं का यानी दी हुई संख्याओं का गुणनफल। तो LCM हमें निकालना है। HCF 9 दिया हुआ है, 306 इंटू 657। अब LCM हमें निकालना है, तो ये 9, ये क्या है अपनी इंटू में है, सामने वाली संख्या यानी जब पंचांतर होता है तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगी यानी भाग में पहुंच जाएगी। तो 306 इंटू 657 ये संख्या कहाँ जाएगी, डिवाइड में पहुंच जाएगी, नीचे आ जाएगी 9। अब इसको हम इससे काटेंगे तो ये आ गया 9 3 27 और ये बची अपनी 3, तो 9 चौके 36 यानी 34 बार कट गया। तो अपने पास बचा 657 इंटू 34। तो इसका हमने LCM निकाला, तो इसका LCM हो जाएगा 22 33 8। इसका ये इंटू करेंगे, आप लोग करके देख लेना, इसका इतना ही आंसर आता है। तो ये अपना LCM है और यही अपना आंसर है। तो हम लिखेंगे अतः LCM संख्या दी है 306, 657 इज इक्वल टू 657 इज इक्वल टू कितना है 22 33 8 और यही अपना आंसर। तो देखा आपने कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना छोटा क्वेश्चन है और कितना अच्छा क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में इसीलिए ये आता है और 4 नंबर में आता है। तो आप लोगों को आई होप अच्छा समझ में आया हो। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइए कमेंट के ज़रिए। अब भी हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जो बहुत ही सिंपल है और अधिकतर आता है। 5 है अपना कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, ये हमें ज्ञात करना है। तो जो संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या है, 6 की पावर कितनी भी लगा दो, वो 0 पर समाप्त होगी कि नहीं होगी, ये हमें जांच करना है। तो मैंने माना, तो आप लोगों को एक बात बता दूं मैं कि अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो तो उसमें 5 का फैक्टर होना बहुत आवश्यक है। क्या 5 आना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि 5 में 5 दूनी 10, तो 5 का आना बहुत ही आवश्यक है। तो हम बात करें, चूँकि हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या का अंक 0 यानी 0 पर समाप्त हो तब उसमें 5 गुणनखंड यानी 5 आना जरूरी है। 5 गुणनखंड आवश्यक है। पाँच का आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ संभव नहीं है। यहाँ संभव नहीं है क्योंकि 6 की पावर n के गुणनखंड की बात करें हम, अगर हम फैक्टर करें 6 की पावर n, तो 6 की अगर मैं बात करूं तो 6 के फैक्टर करें तो गुणनखंड 6 की पावर n के गुणनखंड
कितने हैं, 2 और 3 है, क्योंकि 6 2 और 3 से भाग जाता है उनमें। तो हमें क्या चाहिए, 5, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, 5 भी 15 होता है, यानी 5 का भाग जाना चाहिए। अगर कोई संख्या लास्ट में 0 अंक आ रहा है, डिजिट आ रहा है लास्ट में 0, तो 5 का आना आवश्यक है। लेकिन यहाँ 2 और 3 है, तो 6 की पावर कितनी भी लगा दें हम, उसमें 5 नहीं आ रहा है, तो उसका अंक लास्ट वाला जो डिजिट है वो 0 नहीं आ सकता है। क्या है ये, 2 और 3 है, इसीलिए यह संभव नहीं है। इसीलिए 6 की पावर n के लिए 6 की पावर n के लिए कोई भी किसी भी संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। आई बात समझ में, 6 की पावर n 0 पर समाप्त क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 6 की पावर कितनी भी लगा दें हम, उसका जो लास्ट डिजिट है वही आएगा, 6 ही आएगा। कुछ ऐसी संख्या है जो आपको शायद पढ़ी नहीं है, पर मैं बता देता हूँ आपको कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, कितनी भी 0 लगा दें या कितनी भी उस पर घात लगा दें, जैसे कि मैंने बताई 1 5 6, ये कुछ ऐसी संख्या है, और एक अपना 0, ये एक ऐसी संख्या है, इनकी घात कितनी भी लगा दें हम, कितनी भी घात लगा दें, कितनी भी पावर लगा दें, उनका इकाई अंक यही रहता है। ये मैंने आपको लास्ट पिछली वीडियो में जब मैंने कंपटीशन का बैच पढ़ाया था, स्टार्ट किया था, उसमें बताया था। तो आपको यहाँ फिर बता रहा हूँ कि ये कुछ ऐसी संख्या है जिन पर कितनी भी घात लगाते हैं, इनका लास्ट का डिजिट वही रहता है। तो यहाँ पर यही अपना आंसर होगा कि ये जो हमने बताया कि 6 की पावर n का अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं सकता, क्योंकि इसमें इसके जो फैक्टर है वो 2 और 3 है, इसमें 5 आना बहुत आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे आगे। तो आपको ये मेरा जो लेक्चर है कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा होगा। तो लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, और अधिकतर जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरा चैनल स्टडी क्लासेस मोरैना।